हेलो एंड वेलकम। हमारा अगला टॉपिक कुछ इकोनॉमिक टर्म्स को समझने के लिए है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपने वीडियो को। हम लोग अपने वीडियो में आज कुछ टर्म्स को सीखेंगे, जैसे कि टॉबिन टैक्स, ट्विन डेफिसिट प्रॉब्लम क्या होता है। एक और टर्म आप बहुत कॉमनली एनकाउंटर कर रहे होगी न्यूज़पेपर्स में, दैट इज जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स। और इसके साथ साथ विंडफॉल टैक्स, और टैक्स में हम लोग एक टर्म को क्लैरिफाई करेंगे, दैट इज व्हाट इज डायरेक्ट एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने आज के वीडियो को। टॉबिन टैक्स बेसिकली क्या कहता है कि जब हम लोग अपने सिक्योरिटीज मार्केट में ट्रांजैक्ट कर रहे होते हैं, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गया, शेयर्स, डिबेंचर्स, जब भी हम लोग शेयर्स खरीदते या बेचते हैं तो उससे रिलेटेड कुछ टैक्सेस पे करना होता है, ठीक है। दैट इज द केस ऑफ इंडिया। बट कैसा होता है कि जब भी हम लोग शेयर मार्केट में तो कुछ ज्यादा दिमाग लगाना नहीं होता है। जैसे जैसे शेयर का वैल्यू गिरते जाता है तो हम लोग उसे बेच देते हैं कि ठीक है ये लॉस मेकिंग है। जैसे जैसे शेयर का वैल्यू गिरते जाता है हम लोग उसे खरीदते हैं कि जब इसकी शेयर की वैल्यू बढ़ेगी तो फिर हम लोग इसे बेचेंगे तो हम लोग पैसे को जनरेट कर पाएंगे, या फिर इसका उल्टा। तो ओवरऑल शेयर मार्केट में सिर्फ पैसे को जनरेट करने के लिए क्विकली बाइंग एंड सेलिंग होता है, बहुत जल्दी इसे खरीदा जाता है, बहुत जल्दी बेचा जाता है, ओनली टू जनरेट क्विक मनी, ठीक है। तो शेयर मार्केट में जो ये आप खरीद बिक्री करते हो, इसकी वजह से किसी कंट्री में मनी का इनफ्लो या आउटफ्लो बहुत ज्यादा अफेक्ट हो जाता है। ऐसा ही एक हलचल इंडियन मार्केट में 2014 के आसपास हुआ था, एंड दैट वाज बिकॉज कि 2007-8 में यूएस में एक क्राइसिस आई थी, इसे कहा जाता है सब प्राइम क्राइसिस। इससे जब यूएस इकोनॉमी उठी थी तो 2014 में यूएस फेडरल रिजर्व की जो डायरेक्टर थी, उनका एक स्टेटमेंट निकला था कि अब यूएस इकोनॉमी सुधर रही है तो अब हम लोग फेड टेपरिंग करना स्टार्ट करेंगे। फेड टेपरिंग करना मतलब अब हम लोग अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना शुरू करेंगे। तो इंटरेस्ट रेट को जब आप बढ़ाना शुरू करते हो तो बाकी सारी जितनी भी अमेरिकन कंपनीज थी जो इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट की हुई थी, वो सारी फ्लॉक करके वापस चली गई, ठीक है। अचानक से जब सारे के सारे शेयर्स लौटा के उन्होंने पैसे मांगा तो हमारी क्योंकि उनकी करेंसी वो वापस मांग रहे थे, डॉलर्स वापस मांग रहे थे, तो इंडिया में डॉलर की अवेलेबिलिटी कम हो गई। डॉलर की अवेलेबिलिटी कम हो जाने से हमारे पास रुपी ज्यादा हो गया और इसलिए इसका डिमांड गिर गया। ये दिस लेड टू अ स्टीप डिक्लाइन इन इंडियन रुपी। हमारी रुपी बहुत ज्यादा गिर गई थी, ये 2014 की बात है, ठीक है। तो यहां से हम लोगों ने सीख लिया कि अचानक से सिक्योरिटीज या शेयर्स की जो खरीद बिक्री होती है, इससे इंडियन मार्केट या किसी भी कंट्री की इकोनॉमी बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी फेस कर सकती है। तो इसलिए एक टैक्स इंपोज किया गया, दिस वाज नोन एज द टॉबिन टैक्स। टॉबिन टैक्स बेसिकली शॉर्ट टर्म कैपिटल्स के लिए होता है, जो कि स्पेक्यूलेटिव होती है। जैसे ही समझोगे आप कि कंट्री की इकोनॉमी डगमगाने वाली है या अभी इलेक्शंस आने वाले हैं, अगर इलेक्शंस का रिजल्ट बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल होने लगा या पॉलिटिक्स डगमगाने लगी या रशिया ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया, बिकॉज ऑफ दिस स्पेक्यूलेशन बहुत क्विकली यहाँ पे खरीद बिक्री शुरू हो जाएगी शेयर्स की। क्योंकि ये शॉर्ट टर्म कैपिटल होता है तो वो उस कंट्री की इकोनॉमी को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है और उस पर टैक्स लगा देने की वजह से इसकी खरीद बिक्री को थोड़ा सा रेगुलेट किया जा सकता है। सो इंडिया में हम लोग इसे सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स कहते हैं, जो लगभग 0.1% है, बट ओवरऑल दिस इज नोन एज द टॉबिन टैक्स, ठीक है। और इसका इंटेंशन क्या रहता है? टू जनरेट स्टेबिलिटी। चलिए मूव करते हैं अपने अगले टर्म पर। हमारा अगला टॉपिक इज ट्विन डेफिसिट प्रॉब्लम। ट्विन डेफिसिट प्रॉब्लम दो चीजों से रिलेटेड है, वन इज फिस्कल डेफिसिट एंड द अदर इज करंट अकाउंट डेफिसिट। फिस्कल, जब भी आप ये टर्म देखते हो, इट इज ऑलवेज रिलेटेड टू गवर्नमेंट। सरकार की खरीद, सरकार की बिक्री, मतलब जो भी सामान सरकार खरीद रही है, जो भी सामान सरकार बेच रही है, वो सभी चीजें उसके फिस्कल अकाउंट में जाएगी। लेकिन जब आप मॉनिटरी टर्म देखते हो तो दिस इज ऑलवेज रिलेटेड टू आरबीआई, ठीक है। ये हमारी सेंट्रल बैंक से रिलेटेड होती है। सेंट्रल बैंक से उसकी खरीद बिक्री, उसके एक्सचेंज ऑफ शेयर्स, ये सभी चीजें जब आप देखोगे तो मॉनिटरी दिखाई देगा। तभी आप देखते हो मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी, इसका मतलब आरबीआई की जो पॉलिसी है उसको बनाने वाली कमिटी, ठीक है। जब भी हम लोग फिस्कल डेफिसिट की बात करते हैं तो डेफिसिट कहने का मतलब हुआ कि हमारी आमदनी कम है, खर्च ज्यादा है। सो इन केस ऑफ फिस्कल डेफिसिट, सरकार की खर्च ज्यादा है उसकी आमदनी से, ठीक है।
अगर ऐसा हो जाता है कि सरकार खर्च ज्यादा कर रही है और आमदनी कम है, तो ऑब्वियसली ये हमारे डे टू डे प्रॉब्लम्स को बहुत ज्यादा एनकाउंटर प्रॉब्लमैटिक बना देती है। सो लेस मनी इज अवेलेबल विद प्राइवेट इन्वेस्टर्स। क्या हो जाता है कि सरकार के पास कम पैसे की कमी होगी क्योंकि उसकी खर्च ज्यादा है, तो वो क्या करेगी, पैसे मार्केट से उठा लेगी। पैसे सरकार ने तो उठा लिए, लेकिन ये पैसे अगर प्राइवेट इन्वेस्टर्स उठाई होती तो वो कहीं और किसी और प्रोजेक्ट में बना सकती थी, तो इन्वेस्ट कर सकती थी। लेकिन उस मनी की अवेलेबिलिटी अब सरकार के पास है, तो ऑब्वियसली दैट इज नॉट अवेलेबल विद प्राइवेट सेक्टर्स। इसे हम लोग बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर्स का क्राउड आउट हो जाना। क्यों? क्योंकि मनी की अवेलेबिलिटी इज विद गवर्नमेंट। ठीक है, so less money is available with the private investors in case of fiscal deficit। इंडिया में ये प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा कॉमन है, बट इससे घबराने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज, क्योंकि इन्हें डेवलप करना जरूरी है, तो हमारे इनकम से ज्यादा हमारा एक्सपेंडिचर होगा। लेकिन ये एक्सपेंडिचर हम लोग हमेशा कैपिटल एक्सपेंडिचर में इन्वेस्ट करेंगे, हेल्थ केयर फैसिलिटीज बनाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, एजुकेशन में इन्वेस्ट करेंगे, सोशल सेक्टर रिफॉर्म्स लाएंगे, इन केस ऑफ वल्नरेबल सेक्शंस उनके अपलिफ्टमेंट की बात करेंगे। अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो हम लोग फ्यूचरिस्टिक हैं। इसका मतलब जो भी पैसे हम लोग अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं उसे खर्च करना चाहिए। ब्रिजेस का कंस्ट्रक्शन, टेलीकॉम इंडस्ट्री में या इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना, इससे हम लोग क्या करते हैं, फ्यूचर गोल रहता है हमारा कि अभी जो हम लोग खर्च कर रहे हैं वो हमें आगे चल करके बहुत ज्यादा रिटर्न्स देगा। इसलिए अभी के लिए अगर हमारी इनकम कम भी है, एक्सपेंडिचर ज्यादा भी है, तो उसे घबराने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, ऑल्दो इट शुड बी डेफिनेटली इन अ पर्टिकुलर रेंज। फिस्कल डेफिसिट के अलावा एक और टर्म है, दिस इज द करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट की जब हम लोग बात करते हैं तो ये विद इन इंडिया की बात नहीं कर रहे होते हैं। बेसिकली हम लोग इसे लार्ज स्केल वर्ल्ड इकोनॉमी में जब बात करते हो कि हम लोग एज कंट्री किसी और कंट्री से जब ट्रेड कर रहे होते हैं इन टर्म्स ऑफ, हमें पता है कि हम लोग बहुत ज्यादा तेल को इंपोर्ट करते हैं, व्हीट एंड राइस को एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये जब हम लोग एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं, या हमें जो हमारे लोग बाहर रह रहे हैं उनसे पैसा बहुत ज्यादा आता है, तो जो भी इनकम फ्रॉम अब्रॉड आता है या जो भी एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट हो रहा है, ये सभी कुछ करंट अकाउंट के इसमें जाता है। अगेन यहाँ डेफिसिट हो जाना, इसका मतलब कि हम लोग वर्ल्ड लेवल पे जितना ज्यादा पैसा दुनिया को दे रहे हैं उससे कम पैसा दुनिया से ले पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी डेफिसिट है। इसका मतलब कि हमें बहुत हमारा खर्च वर्ल्ड लेवल पे बहुत ज्यादा है और आमदनी उस केस में कम है। इसे कैसे जज किया जाएगा? ये जो नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड होता है, ये बेसिकली वैसा पैसा होता है जो रेमिटेंस के फॉर्म में आता है। रेमिटेंस मतलब इंडियंस जो बाहर रह रहे हैं वो पैसा भेजते हैं अपनी फैमिलीज को, तो ये नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड में आता है। एंड ये हमारे लिए बहुत ही पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग बाहर बहुत ज्यादा पैसे कमा रहे हैं जो इंडिया रिटर्न करके लाते हैं, तो ये हमारा एक पॉजिटिव नंबर दिखाई देता है। ये जो फिगर है ये हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम डिस्टॉर्टेड रहता है। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, हमारे एक्सपोर्ट्स इतने ज्यादा नहीं है, इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि हम लोग इंपोर्ट जो कर रहे हैं वो डेली यूज का आइटम है। पेट्रोल इंपोर्ट करते हैं हम लोग, क्रूड पेट्रोल को इंपोर्ट करते हैं, उसे रिफाइन करते हैं और फिर इंडिया में यूज करते हैं, या रिफाइंड प्रोडक्ट को बाहर बेचते हैं। दैट विल कम अंडर एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट में आता है हमारा राइस एंड व्हीट, मेजरली जेम्स एंड ज्वेलरीज बहुत ज्यादा, इसे इन्हीं सब चीजों को भी हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा डिस्टॉर्टेड फिगर कहने का मतलब है कि हमारा एक्सपोर्ट कम है और इंपोर्ट बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट इज I माइनस ई। I माइनस ई इज जो भी बाहर की कंट्री से हम लोग लोन ले रखे हैं उसका इंटरेस्ट पेमेंट करना होता है, या इंडिया किसी कंट्री को लोन दे रखी है तो उसका इंटरेस्ट इंडिया को मिलता है। तो ये जो इंटरेस्ट का आदान प्रदान है, इसका भी एक नेट वैल्यू होगा, इसे भी हम लोग इस करंट अकाउंट के स्टेटमेंट में ऐड करते हैं। और ओवरऑल डेफिसिट जो कि इंडिया का इन जनरल रहता ही है, ओवरऑल डेफिसिट है, तो इसका ये कहने का मतलब हुआ कि हमारे पास खर्च ज्यादा हो रहा है, आमदनी कम हो रही है। और अगेन इससे भी बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग ऑयल के इंपोर्ट का ऑल्टरनेटिव अभी नहीं खोज पाए हैं। जब हम लोग नेचुरल गैस या शेल गैस या न्यूक्लियर फ्यूल पर शिफ्ट कर लेंगे या ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे जैसा हमारा इंटेंशन है, तो हमारा ऑयल डिपेंडेंसी अपने आप कम हो जाएगा, करंट अकाउंट डेफिसिट भी अपने आप नॉर्मल हो जाएगा। हमारा अगला टर्म इज रिलेटेड टू जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स। जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स ये बेसिकली टैक्स से रिलेटेड बात है, और ये बहुत ज्यादा फाइनेंशियली डिफिकल्ट भी नहीं है, बहुत ज्यादा टेक्निकल टर्म भी नहीं है। इसे समझते हैं हम लोग। टैक्स बेसिकली एक तरीके से अवॉइड किया जाता है। जब हम लोग टैक्स अवॉइडेंस की बात कर रहे हैं
तो ये मतलब नहीं हुआ कि वो इलीगली रोक रहा है, वो लीगल ही है, लेकिन उसने लॉज के लूप होल्स को यूज किया है कि वो अपने टैक्स को बचा सके। सो इसे कहा जाता है अवॉइडेंस रूल्स, ठीक है। और इसके लिए हमारी सरकार ने कोशिश किया है कि आप बहुत ज्यादा अवॉइड करने लगोगे तो इसके लिए मेरे पास एक रूल है, इसे कहते हैं हम लोग जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स, ठीक है। ये एक ऐसा टूल है जो कि अग्रेसिव टैक्स अवॉइडेंस को रोकेगा। आप अगर ऑनेस्टली किसी घर में इन्वेस्ट किए हुए हो या बच्चों के एजुकेशन में इन्वेस्ट किए हो और उसका टैक्स बेनिफिट उठा रहे हो, देन इट इज टोटली फाइन। लेकिन एज एन इन्वेस्टर आप क्या कर रहे हो कि बिडिंग करा रहे हो, ठीक है, कि देखते हैं कि मुझे किस में पैसा लगाना चाहिए, किस प्रोजेक्ट में, किस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए। एज एन इन्वेस्टर आई एम थिंकिंग, और मेरे कोई रिलेटिव है किसी ABC कंपनी में, तो मैंने ऑक्शन कराया, लेकिन ऑक्शन का कोई डिस्क्लोज नहीं किया कि क्या ट्रांजैक्शन हुआ था, क्या टेंडर्स आए थे, और डायरेक्टली अपने रिलेटिव की कंपनी को पैसे दे दिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, लीगली मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। मुझे कहा गया था ऑक्शन करके टेंडर बांटने को, मैंने ऑक्शन ही करके टेंडर बांटा है, बट ऑक्शन के रिजल्ट पर नहीं बांटा है। सो इट इज बेसिकली फॉर्म ऑफ टैक्स अवॉइडेंस। ऐसा करके मैंने अपना टैक्स तो बचा लिया, बट दिस विल बी काउंटेड अंडर एग्रेसिव टैक्स अवॉइडेंस। इसे अवॉइड करने के लिए हम लोगों ने इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961 में इसे इंट्रोड्यूस किया था। और हमारी सरकार कहती है कि अगर आप इस तरीके की एक्टिविटीज कर रहे हो तो ही हम लोग उसे गार में काउंट करेंगे, अदरवाइज नहीं काउंट करेंगे। ये कौन से एक्टिविटीज होते हैं, इसे कहा जाता है इम्परमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट। दिस इज नॉट परमिटेड अंडर टैक्स अवॉइडेंस, दिस इज नॉट अलाउड, ठीक है। और IAA के लिए ये कुछ क्राइटेरियाज हैं कि जो आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल मतलब कि आप हर एक कंपनी को, हर एक ऑर्गेनाइजेशन को बराबर नजरिए से देख रहे हो। अगर आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल पर ये बेस्ड नहीं है, या फिर अगर आप जो भी ट्रांजैक्शन किए हो उसका सबसे सोल इंटेंशन इज टैक्स बेनिफिट, तो भी ये प्रॉब्लमैटिक है अंडर IAA। या फिर लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस, कि कमर्शियली अगर सोचा जाए, अगर प्रॉफिट के मोटिव से सोचा जाए तो जो आपने किया है वो करेक्ट नहीं है। तो अगर आपके ट्रांजैक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस की कमी है तो भी उसे IAA के तहत गार में काउंट किया जाएगा, ठीक है। हमारा अगला टॉपिक इज विंडफॉल टैक्स। विंडफॉल टैक्स क्या होता है, ये एक थोड़ा हायर टैक्स लेवी किया जाता है। सरकार कुछ कुछ कंडीशंस में थोड़ा हाई टैक्स लगाती है, जैसे इन जनरल आपको लेट्स से XYZ टैक्स लगा रही है सरकार कुछ ही कंडीशन के लिए, लेट्स से 6 मंथ्स पीरियड के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ेगा। दिस इज X+Y, ठीक है। इसे कहा जाता है विंडफॉल टैक्स। ये तब होता है जब अनएक्सपेक्टेड या अबव एवरेज प्रॉफिट किसी कंपनी ने रजिस्टर किया है या कि एक ग्रुप ऑफ कंपनीज ने रजिस्टर किया है। फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली ऑयल कंपनीज ने बहुत ज्यादा प्रॉफिट रजिस्टर किया था, तो हमारी सरकार ने विंडफॉल टैक्स लगा दिया था फॉर ऑयल कंपनीज, ठीक है। इसे इसलिए ही लगाया गया था और फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जब तक आप इतना से ज्यादा प्रॉफिट रजिस्टर कर रहे हो तो आपको सरकार को टैक्स पे करना पड़ेगा। दैट इज नोन एज द विंडफॉल टैक्स। विंडफॉल मतलब एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा, अगर प्रॉफिट आ गए हैं तो अगर ये विंडफॉल प्रॉफिट है तो इसका मतलब एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा प्रॉफिट, अगर टैक्स है तो एक्सपेक्टेशन से ज्यादा प्रॉफिट होने की वजह से टैक्स पे करना, ओके। So that is all related to windfall tax. Now let us move to the next topic. हमारा अगला टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट टैक्स। ये भी थोड़ा सिंपल कंसेप्ट है, इसे बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज में नहीं घुसेंगे। तो डायरेक्ट टैक्स को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ गवर्नमेंट है और यहाँ पब्लिक है। सरकार ने जो भी टैक्स हमसे मांगा हम लोगों ने सरकार को डायरेक्टली पे कर दिया, इस बीच में कोई भी इंटरमीडियरी नहीं है, इसे हम लोग डायरेक्ट टैक्स में काउंट करेंगे। बट इनडायरेक्ट टैक्स कहने का मतलब हुआ कि सरकार ने कुछ टैक्स चार्ज किया, ठीक है, बट इनका कहना है कि ये कंपनीज पे करेंगी, ठीक है। ये कंपनीज कह रही हैं कि हम आपको ऐसा ऐसा बेनिफिट दे रहे हैं इसलिए ये टैक्स आप पे करो। तो फाइनली एंड कंज्यूमर टैक्स पे कर रहा होता है, ठीक है। टैक्स इम्पोज्ड है इस पे, लेकिन पे ये कर रहा है फॉर सम जेन्युइन रीजन। ऐसा नहीं कि ये इलीगली हमसे चार्ज करते हैं, ये लीगली हमसे चार्ज करते हैं। वो हमें इतना बेनिफिट दे रहे हैं कि उसका टैक्स हमसे मांग रहे हैं। तो क्योंकि बीच में यहाँ एक इंटरमीडियरी इन्वॉल्व है तो इसे हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। जो टैक्स पे कर रहा है वो डायरेक्टली सरकार को नहीं पे कर रहा है, ही इज पेइंग और शी इज पेइंग थ्रू एन इंटरमीडियरी, दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज एन इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। सो इट कैन बी पास्ड ऑन टू अनदर एंटिटी या इंडिविजुअल,
यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस को थोड़ा एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस को कहा जाता है इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज। ये कैसे पॉसिबल हो पाता है कि डायरेक्ट टैक्सेस जब हम लोग पे करते हैं, यूजुअली इंडिया में 10, 20, 30% का स्लैब रहता है, लेकिन हाइपोथेटिकली स्पीकिंग मान लीजिए आपको 8% टैक्स पे करना है। सरकार ने कहा है कि अगर आपकी सैलरी इतनी से ज्यादा है तो आपको 8% टैक्स लगेगा। तो ये क्या होगा कि हर कोई जो उतने से ज्यादा सैलरी कमा रहा होगा, X% से X अमाउंट से ज्यादा सैलरी कमा रहा होगा, तो आपको टैक्स 8% पे करना पड़ेगा सरकार को। वो पैसे सरकार आपसे ले लेगी और फिर क्या करेगी, वो समाज सेवा करेगी, सोशल सेक्टर स्कीम्स में इन्वेस्ट करेगी, ब्रिजेस कंस्ट्रक्ट कराएगी, रेलवे ट्रैक्स बनाएगी, ट्रेन्स चलाएगी, मेट्रोज चलाएगी। सो पैसे वो ज्यादा से ज्यादा अमीर लोगों से ले रही है और अमीरों प्लस गरीबों में बांट रही है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, पैसे ले करके वो क्योंकि रीडिस्ट्रीब्यूशन कर रही है, सो इट इज लीडिंग टू रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी, इट इज रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी। लेकिन जब हम लोग इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस रिग्रेसिव होते हैं इन नेचर। रिग्रेसिव कहने का मतलब हुआ कि जैसे जैसे सामान का दाम बढ़ते जाएगा उसके टैक्सेस कम होते जाएंगे। तो बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ नेचर कि सामान अगर ज्यादा महंगा हो रहा है तो उसके दाम कम, टैक्स आप कम पे कर रहे हो, तो इट इज इंक्रीजिंग रादर जो इनइक्वालिटी, एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटी बिटवीन अमीर एंड गरीब, ये बढ़ता चला जा रहा है। सो इनडायरेक्ट टैक्सेस रिजल्ट्स इन अ राइज इन इनइक्वालिटी। इसे ऑब्जर्व भी किया गया है। एक्चुअली जीएसटी की जो रजीम है उसमें क्या किया गया, हम लोगों ने सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को सबमर्ज कर दिया है विद इन जीएसटी। अब एक ही सिंगल इनडायरेक्ट टैक्स लगेगा, उसका नाम है जीएसटी। जीएसटी अपने आप में एक बहुत क्लैरिफाइड कंसेप्ट है, मतलब एटलीस्ट विद रिस्पेक्ट टू इतना जो क्लमजी था, यहाँ टैक्स पे करना है, दिस इज सर्विस टैक्स, यहाँ सेल्स टैक्स, यहाँ ये टैक्स, यहाँ वो टैक्स, ये सब हटा दिया गया है। अब एक क्लियर कंसेप्ट आ गया, दैट इज जीएसटी। जीएसटी अपने आप में इज गुड आइडिया, बट बिकॉज इट इज अ फॉर्म ऑफ क्लैरिटी इन सेक्टर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, तो ये कहा जा रहा है कि इट इज एक्चुअली हर्टिंग द पुअर। हमें इस तरीके की क्लैरिटी डायरेक्ट टैक्सेस में भी लाने की जरूरत है, जिसे कि काफी हद तक लाया गया है अंडर डायरेक्ट टैक्स कोड। So with that we come to the end of this topic. I wish you all the very best. Thank you so much.